रोजगार अगर चाहिए तो यहां पर समाज में पूंजी की उपलब्धता होनी चाहिए, लोगों के पास स्वरोजगार के लिए पैसा होना चाहिए। तो जो जन स्वराज का मॉडल है, पूंजी आता कहां से है? पूंजी के दो ही स्रोत हैं, एक जो आप पैसा कमाते हैं, खर्च के बाद जो बच गया वो आपका पूंजी है, और दूसरा जो आप कर्ज लेते हैं। आप लोग यहां आए हैं, गाड़ी से आए होंगे, मोटरसाइकिल से, कार से, ज्यादातर लोगों ने उसका डाउन पेमेंट किया होगा 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, और बाकी पैसा आपने बैंक से कर्ज लिया है, ईएमआई देते हैं घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बिजनेस रोजगार करने के लिए। तो पूंजी के दो स्रोत हैं, एक आपकी अपनी कमाई से बचा हुआ पैसा, और दूसरा जो बैंकों से आपको ऋण मिलता है। बिहार में ये दोनों स्रोत बंद है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय इतना कम है, 100 में 80 आदमी आज दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। ये कई लोगों को लगता है भैया ये कैसे है, मजदूरी तो 300 रुपया है। अरे भाई, मजदूरी अगर 300 है, मजदूर एक है, उसकी बीबी है, 4 बच्चे हैं, और अगर उसको 300 रुपया भी मिला तो दिन का 50 रुपया भी नहीं पड़ा, और वो भी 30 दिन उसको मजदूरी नहीं मिली, 15 दिन मजदूरी मिली तो उसको दिन का 25 रुपया पड़ा। तो ये सरकारी आंकड़ा है, याद रखिए। बिहार में 100 में 80 आदमी आज भी दिन में 100 रुपया नहीं कमाता है। तो जो 100 रुपया नहीं कमा रहा है वो बेचारा खाएगा क्या, बचाएगा क्या, पूंजी कहां से लाएगा? दूसरा जो पूंजी का स्रोत है जिससे कि जन स्वराज रास्ता निकाल रहा है रोजगार का, वो है बैंकों से मिलने वाला ऋण। बैंक की ये जिम्मेवारी है कि जितना पैसा हम और आप बैंक में जमा करते हैं, ये पैसा, उसका 70% पैसा बैंक को ऋण के तौर पर समाज को वापस करना है। बिजनेस करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, व्यापार करने के लिए, घर बनाने के लिए, ये बैंकों का बिजनेस मॉडल भी है और उनकी वैधानिक जिम्मेवारी भी है। इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 15 दिन पर एक आंकड़ा जारी करता है जिसको कहते हैं सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब कितना पैसा हमने आपने बैंक में जमा किया और उसके एवज में बैंक ने कितना रुपया वापस समाज को दिया। तो पूरे देश में अभी सीडी रेशियो है 74%। मतलब 100 रुपया अगर भारत के लोगों ने बैंक में जमा किया, 74 रुपया बैंक ने ऋण के तौर पर दिया। बिहार में 1990 से लेकर पिछले साल तक सीडी रेशियो है 40%। मतलब हम और आप जो पैसा बैंक में जमा किए, वो 60 रुपया बैंक बाहर भेज दिया, 40 रुपया ही यहां ऋण के तौर पर दिया। पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने, हमने आपने बिहार में बैंकों में कितना पैसा जमा किया? 4,21,000 करोड़। 4,21,000 करोड़ रुपया बिहार में लोगों ने बैंकों में जमा किया। 40% सीडी रेशियो होने की वजह से बैंकों ने 1,61,000 करोड़ रुपया ऋण के तौर पर दिया। बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा बैंकों ने उठाकर उन राज्यों में भेज दिया जहां पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बिजनेस व्यापार हो रहा है। तो गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में सीडी रेशियो है 90, 95, 105, 110। गुजरात में अगर 100 रुपया लोग जमा कर रहे हैं बैंक में, तो बैंक वाला 110 रुपया ऋण दे रहा है। तो 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार से बैंकों ने 26,35,000 करोड़ रुपया, याद रखिए, कोई दूसरा नहीं बताएगा आपको, 26,35,000 करोड़ रुपया बिहार के बैंकों ने आपका, हमारा, यहां से दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया। अब किसी से पूछिएगा, भैया ये तो हम सुने ही नहीं थे, ईवी क्या होता है, ये सीडी रेशियो क्या होता है? तो जन स्वराज ने कहा है कि अगर श्रम का पलायन रोकना है तो सबसे पहले यहां पूंजी का पलायन रोकना होगा। जब पूंजी का पलायन रोकोगे तो बुद्धि का पलायन अपने आप रुक जाएगा, और बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन रुकना ही रुकना है। मान लीजिए ये होटल बना है, जिस किसी ने भी बनाया होगा उसके पास ये होटल बनाने का पूरा पैसा नहीं होगा। 1 करोड़ रुपया अपना लगाया होगा, 10 करोड़ रुपया लोन लिया है। अगर 10 करोड़ रुपया बैंक लोन न दे तो ये होटल नहीं बनेगा। अगर ये होटल बना है तो 25 आदमी को रोजगार मिला है, यहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है, यहाँ पर लोग आकर रेस्टोरेंट में खाएंगे, उससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा।
तो जनसुराज ये कह रहा है कि पहले 1 साल में हम पलायन रोक देंगे। कई बार लोग कहता भैया कैसे होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये बैंकों की मनमर्जी नहीं है कि कितना पैसा देंगे। आपके ध्यान के लिए बता दें, देश के लेवल पे प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में ये कमेटी होती है जो सीडी रेशियो का मूल्यांकन करती है, उस पर नजर रखती है। प्रधानमंत्री के चेयरमैनशिप में 15 दिन पर यह देखा जाता है कि सीडी रेशियो ऊपर गया कि नीचे गया। बिहार में मुख्यमंत्री के स्तर पर, राज्यों में मुख्यमंत्री उस कमेटी के चेयरमैन होते हैं, लेकिन जैसे बिहार में टीचर नहीं बात सुन रहा है, सीओ बीडीओ नहीं, डॉक्टर नीतीश कुमार का बात नहीं सुन रहा है, वैसे बैंकर भी बात नहीं सुन रहा है। तो अगर पूंजी का पलायन रोक दिया जाए तो पलायन रोकने में एक बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, बहुत बड़े स्तर पर स्वरोजगार पैदा होगा। दूसरा रोजगार के लिए हम लोग ये कह रहे हैं कि मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाएगा। जो आदमी भी अभी धान गेहूं का खेती कर रहा है उसको हम लोग कह रहे हैं कि अगर तुम मसाले की खेती करोगे, नगदी फसल की खेती करोगे, प्याज उगाइएगा, लहसुन उगाइएगा, आलू उगाइएगा, मसाला उगाइएगा, तो आपको मनरेगा के तहत मजदूर फ्री में दिए जाएंगे। इसका फायदा क्या होगा कि एक तरफ जो मनरेगा में चोरी हो रही है वो बंद हो जाएगा और बहुत बड़े पैमाने पर लोग धान गेहूं को छोड़कर उन फसलों की खेती करेंगे जहां आधे एकड़ 1 एकड़ में आमदनी आपको ज्यादा हो, और वो मुफ्त में चूंकि आपको मजदूर मिलेंगे तो आप वो रिस्क लेना चाहेंगे। अभी आप सोचते हैं कि भैया मसाला खेती करेंगे तो लोग कहता भैया मजदूरें नहीं मिल रहा है। तो जितने कृषि आधारित पलायन हो रहा है, जो पंजाब हरियाणा में कृषि मजदूर जा रहे हैं, वो इससे रुक जाएगा और इसमें 1 रुपया भी सरकार का खर्च नहीं है। इसलिए नहीं खर्च है कि मनरेगा का पैसा केंद्र सरकार से मिलता है। पिछले साल हम लोग के पास स्कीम नहीं होने से 39% ही मनरेगा का यूटिलाइजेशन है। मतलब 100 रुपया हम लोग दिल्ली से ला सकते थे तो सिर्फ 39 रुपया ही लेकर आए। 60 रुपया तो दिल्ली में ही सरेंडर कर दिया, क्योंकि बिहार सरकार के पास प्रोजेक्ट ही नहीं था जहां मनरेगा का पैसे का यूटिलाइजेशन हो। और तीसरी बात जो हम लोग कह रहे हैं रोजगार के लिए, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, मतलब ब्याज दर को कम करना। जो सोसाइटी है बिहार में, ये गुजरात जैसी नहीं। हम लोग बिजनेस धंधा नहीं करना चाहते हैं, लोग बहुत डरता है पैसा कर्ज लेने में। उसका एक बड़ा वजह है कि भैया ब्याज बहुत लगता है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि आपको अगर बिजनेस व्यापार करना है, रोजी रोजगार करना है, तो सिर्फ 4% ब्याज पर, 4 रुपया ब्याज पर सालाना आपको कर्ज बैंकों से दिलाया जाएगा। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगर आपको 4% ब्याज पर पैसा मिलने लगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस धंधा करना चाहते हैं, उनका हिम्मत बढ़ेगा। और 6% पैसा, मतलब अगर 1 लाख करोड़ रुपया का लोन हमको दिलवाना हो बिहार के लोगों को, तो सरकारी खर्चा सिर्फ आएगा 6000 करोड़ रुपया। 4000 करोड़ रुपया इंटरेस्ट का आप दीजिएगा, 6000 करोड़ रुपया सरकार देगी, और 6000 करोड़ रुपया से लोगों को 1 लाख करोड़ रुपया बिजनेस व्यापार करने के लिए मिल जाएगा। तो रोजगार के लिए हम लोग 3 काम बता रहे हैं। पूंजी का पलायन 3 महीने के अंदर रोकना है, हर हालत में रोकना है। बैंकों को 70% लोन देने के लिए मजबूर करना है, डरा कर नहीं। अगर उसका फ्रेमवर्क ठीक कर दीजिएगा, बैंकों के साथ मिलकर काम कीजिएगा, तो बैंक वाला पैसा देगा। जब बैंक वाला पैसा देगा तो अपने आप यहां पर इन्वेस्टमेंट होगा, घर बनेंगे, गाड़ियां खरीदी जाएंगी, लोग छोटा मोटा रोजी रोजगार शुरू करेंगे, उसी से बेरोजगारी और पलायन रुकेगा। गांव देहात के भाषा में समझिए, मान लीजिए कि आपको बाल काटने आता है, आपके पास 20,000 रुपया है, आप बढ़हरिया में आपका घर है, आप आए सिवान में भैया एगो सैलून खोलेंगे। आप सैलून खोलने आए, पता चला कि 1.5 लाख रुपया लगेगा, पैसा तो है नहीं। आप जाइएगा बैंक में लोन लेने, बैंक से अगर सुलभ ऋण उपलब्ध नहीं है तो आप क्या कीजिएगा? भैया हम तो खोल नहीं सकते हैं। अब वो 20,000 रुपया का आप क्या कीजिएगा? 5,000 रुपया परिवार को दीजिएगा, 10-15 हजार रुपया से 2,000 रुपया का ट्रेन का टिकट कटाइएगा, बॉम्बे जाइएगा, वहां खोली वाले को 5,000 रुपया दीजिएगा, 2-4-5 हजार रुपया नौकरी के दलाल को दीजिएगा, तो जो 20,000 पूंजी था वो भी खत्म। यहां आप रोजगार कर नहीं पाए, बॉम्बे में जाकर मजदूर बन गए। तो जिस लड़के ने पूछा स्किलिंग के लिए क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि 50 लाख बिहार में ऐसे लोग हैं जो पहले से स्किल्ड है, पहले से वहां फॉल सीलिंग बना रहा है बॉम्बे में, वहां पर प्लम्बर है,
वहां पर इलेक्ट्रीशियन है, वहां पर टेम्पू चला रहा है, वहां पर ऑटो चला रहा है, वहां पर सब्जी बेच रहा है। तो स्किलिंग की जरूरत सेकेंड फेज में आएगी। पहले फेज में तो जो 50 लाख लोग बॉम्बे में, दिल्ली में, लुधियाना, हरियाणा, कोयम्बटूर में पहले काम कर रहे हैं, उनको अगर पूंजी दे दिया जाए तो वो सब वापस आकर बिहार में रोजी रोजगार करेंगे, उसी से तरक्की हो सकती है।